Hello, dear. How are you? I hope you all are again very fine, fantastic, happy, and healthy. I am आर के झा, योर फिजिक्स टीचर, और आज एक नए वीडियो के साथ। और आज का टॉपिक हमारा है इंटीग्रेशन इन फिजिक्स। लास्ट वीडियो में भेजा था आप लोगों को डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा सराहा उसको, काफ़ी प्यार किया, काफ़ी पसंद किया आप लोगों ने। और बेहतरीन फॉर्म में एक बार फिर से आप लोगों के सामने इंटीग्रेशन इन फिजिक्स को लेकर के। फिजिक्स में कैलकुलस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, खास करके एंट्रेंस की जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए तो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बड़े ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, काफ़ी फायदे में रहेंगे आप लोग, इसको आराम से देखते रहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विजुलाइज कैसे करें हम लोग इंटीग्रेशन को एंड डिफरेंशिएशन को। बड़े आराम से देखोगे। सपोज करो कि हमारे पास एक ये हमने ए से बी तक का कोई एक डिस्टेंस है, ए से लेके बी तक हमने कोई एक डिस्टेंस लिया, और इस टोटल डिस्टेंस हम यहाँ एक्स मान लेना है। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे हमारा एक्स है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस एक्स है, इसको आप कई सारे पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, कई सारे पार्ट में डिवाइड करो। करते 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 अब देखो यहाँ पे, यहाँ से शुरू करेंगे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, और यहाँ तक आते जाएंगे कई सारे। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो ईच स्मॉलर पार्ट को हम कहते हैं यहाँ पे dx। ईच स्मॉलर पार्ट यहाँ पे क्या कहलाएगा, dx। तो अब यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब किसी बड़े चीज़ को आप छोटे 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 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, और सारे पार्ट्स बिल्कुल इक्वल पार्ट के होंगे, और कई सारे पार्ट में डिवाइड कर दिए एकदम बहुत छोटे छोटे छोटे, ये जो dx हो रहा है, ये dx का मतलब है यहाँ पे कि जो डेल्टा x है ये टेंस टू बी जीरो हो रहा है। उस कंडीशन में ईच स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड dx। तो एक बड़े पार्ट को कई सारे छोटे छोटे पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए x है, आपने इसको यहाँ पे dx में कन्वर्ट किया, और यहाँ पे कई सारे dx हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ dx है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ dx है यहाँ पे। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन क्या होता है, ये मैं विजुलाइज करने की बात बता रहा हूँ आपको। इसका सेंस क्या समझना है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जब सारे dx को, जहाँ पे जितने dx बन रहे हैं ए से लेके बी के बीच में, अगर सारे dx को आप धीरे 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 ऐड कर दो, तो आपस क्या मिल जाएगा, हमें x मिल जाएगा। तो अगर सारे dx को हम यहाँ से ऐड कर दिए, हमें x मिल रहा है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यहाँ हम इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, आप इसको देख रहे हो। एक बात और यहाँ लिखा हूँ, इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ऑफ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन। इंटीग्रेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम उस फंक्शन को फाइंड आउट करते हैं जिसकी डेरिवेटिव हमें गिवन होता है। इसको ऐसा समझो, सपोज करो कि हमने यहाँ पे y को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, और हमें यहाँ क्या मिल रहा है, z मिल रहा है। हमने y को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, हमें क्या मिला, z मिला। यहाँ पे आप कह सकते हो कि z इज डेरिवेटिव्स ऑफ y। तो हमने जब y को डिफरेंशिएट किया तो हमें यहाँ पे z मिल गया। आप इसको अच्छे से देखें, हमने जब y को यहाँ पे डिफरेंशिएट हमें z मिल गया, और जब z को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें y मिल जाएगा। ये था डिफरेंशिएशन, और ये प्रोसेस क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ऑफ फंक्शन हुज डेरिवेटिव्स इज गिवन। यहाँ पे z क्या है, डेरिवेटिव्स है किसका, y का। तो हमें z से y को फाइंड आउट करेंगे, तो ये जो प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस कहलाएगा इंटीग्रेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, हमारा इंटीग्रेशन। अब ये कैसे करते हैं इसको देखें एक बार हम लोग, इसको करते कैसे हैं इसको देखेंगे हम लोग। इसमें आप देखिए, अभी आपने देखा यहाँ पे
कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स गिव्स जेड। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं डी वाई इज इक्वल टू जेड डी एक्स। हमने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें अगर y निकालना है तो हम क्या करेंगे, y को इंटीग्रेट करेंगे। ये जो सिंबल है, ये साइन है इंटीग्रेशन का, हमें इधर भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ z इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, y जो है, y क्या हो गया, इंटीग्रल हो गया किसका, z का, और z क्या था, डेरिवेटिव्स था किसका, y का। ये बातें आपको याद रखना जरूरी है कि y को डिफ्रेंशिएट किया तो z मिल गया, z को इंटीग्रेट किया तो y मिल गया। हम यहाँ पे एक दूसरे को फाइंड आउट कर सकते हैं ऑपोजिट प्रोसेस से। सो हमने यहाँ पे क्या बताया कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। हम एक तरीके से और समझ सकते हैं कि डिफरेंशिएशन जो आपने किया था, याद होगा आपको वहाँ पे आपने देखा था डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, मतलब रेट ऑफ मेजरमेंट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे ये एक तरीके से हमें स्लोप देता था, ये हमें एक तरीके से स्लोप प्रोवाइड करता था। हम यहाँ पे लिखते थे डी वाई बाई डी एक्स इसी को। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, डिफरेंशिएशन यूज टू फाइंड स्लोप ऑफ वाई एंड एक्स ग्राफ। वाई और एक्स एक्सिस के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं क्योंकि वाई एक्स का फंक्शन होता है यहाँ पे, तो उसका जो स्लोप हमें देखना पड़ता है। तो एट एनी इंस्टेंट स्लोप कैसे निकालते हैं, बाय डिफरेंशिएशन। और अगर हमें y और x के बीच कोई ग्राफ दे रखा है, उसके अंदर एरिया निकालना है, एरिया अंडर द ग्राफ। तो एरिया अंडर द ग्राफ कैसे निकालते हैं, बाय डूइंग इंटीग्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर कर, हम इंटीग्रेशन का यूज एरिया निकालने में कैसे करते हैं उसको मैं एग्जांपल से समझा रहे हैं आपको। उसको देखिए, सपोज करो कि किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। फोर्स दो तरीके से लगा सकते हैं, कभी कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे तब भी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा, और कभी वेरिएबल फोर्स लगाते हैं तब भी डिस्प्लेसमेंट में चेंज होती है। हम दो सिचुएशन की बात यहाँ पे कर रहे हैं। आप देखोगे दोनों सिचुएशन में, ये फर्स्ट ग्राफ हमें क्या दिखा रहा है कि ये y एक्सिस पे हमने फोर्स ले लिया और यहाँ हमने डिस्प्लेसमेंट x ले लिया, और यहाँ पे जो वैल्यू फोर्स का x1 पे है वही वैल्यू फोर्स का x2 पे है, वही वैल्यू फोर्स का x3 पे है। मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है लेकिन फोर्स चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे कैसा फोर्स है, ये कांस्टेंट फोर्स है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तब हमें ग्राफ एरिया निकालना है, एरिया अंडर द एफएक्स ग्राफ। और सपोज अगर हमें ए से बी तक के बीच ग्राफ निकालनी है तो क्या करेंगे हम लोग, ये ए से बी तक के लाइन को देखेंगे और आप ये जो शेप हमें दिख रहा होगा, ये शेप हमें एक रेक्टेंगल दिखेगा। यहाँ पे ये वैल्यू सपोज करो एफ है और ये ए बी है, तो यहाँ पे एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, एरिया इज इक्वल टू एफ इंटू ए बी। मान लीजिए ए बी की वैल्यू हमारा यहाँ पे ये x2 लिख रहे हैं, या एक्स बी ले लो और ये एक्स ए ले लेते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, f इंटू एक्स बी माइनस एक्स ए। तो यहाँ से निकालेंगे एरिया। ये तो सिंपल है, यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, ग्राफ एक फॉर्मल शेप में है, तो हमें इसका ग्राफ एरिया निकालना बड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे फोर्स वेरिएबल, आप यहाँ पे देखोगे जो फोर्स के एक्सिस है और ये डिस्प्लेसमेंट के एक्सिस है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि विथ डिस्प्लेसमेंट फोर्स वेरी कर रहा है। मैं दिखाया यहाँ पे x1 डिस्प्लेसमेंट पे फोर्स F1, इसको हमें F1 लिखना है। हमने फिर देखा यहाँ पे अगर यहाँ पे मान लो x2 डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स F2 आ रहा है आपके पास। ऐसे डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट पे फोर्स चेंज हो रहा है, इट मीन्स फोर्स यहाँ पे वेरिएबल है। अगर हमें अब इस ग्राफ में A से B के बीच, A से B तक के डिस्प्लेसमेंट में हमें एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ निकालनी है। कैसे निकालेंगे, अब यहाँ तो कोई प्रॉपर शेप मिलेगा नहीं। हम एक काम कर सकते हैं, ये जो A से B का डिस्प्लेसमेंट है हम इसको कई छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर दिए और ईच इंटरवल को मान लेते हैं dx इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो इंटरवल ले रहे हैं हम लोग ये काफ़ी छोटा है, जो आपको डायग्राम में यहाँ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज करो हमने एक ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लिया जिसको मैं ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक स्ट्रिप दिख रहा है, एक स्ट्रिप दिख रहा है। अगर यहाँ पे फोर्स F है और ये dx है तो एरिया ऑफ दिस
इसको मैं आई मान लिया हूँ, ये ith स्ट्रिप हमारे पास है। तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, ए आई इज इक्वल टू ए आई यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ ith स्ट्रिप। तो इसका अब यहाँ पे फोर्स F है, इसको हम एफ आई मान सकते हैं, और इसका लेंथ जो है, ये विड्थ जो उसको हम dx माने हैं यहाँ पे, तो एफ आई इंटू डी एक्स लिखेंगे हमें, तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ द ith स्ट्रिप। ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा इसलिए किया कि हमें ये जो एक स्ट्रिप दिख रहा है, ये स्ट्रिप रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है, जिसकी विड्थ dx है, लेंथ f है, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। तो हमने यहाँ पे एफ आई इंटू डी एक्स कर लिया। आई क्यों किया, क्योंकि इस पोजीशन पे फोर्स की वैल्यू हमने आई मान लिया था। अब देखो, जैसे आपने यहाँ एक स्ट्रिप लिया, आप एक स्ट्रिप यहाँ भी ले सकते हो जहाँ पे हमने बी को दिखाया है, एक स्ट्रिप आप यहाँ भी ले सकते हैं। इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो यहाँ का फोर्स आप कुछ मान लो, यहाँ का फोर्स हम एफ एन मान लेते हैं, तो एरिया ऑफ nth स्ट्रिप क्या हो जाएगा, एफ एन इंटू डी एक्स। ऐसे ए से लेके बी तक के बीच में तो कई सारे स्ट्रिप्स मिलेंगे हमें। अगर हमें सारे एरिया निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, तो हमें पूरा एरिया निकल जाएगा। अब जब ऐड कर रहे होंगे, यहाँ एक बात और ध्यान देना, यहाँ पे एक बात और ध्यान देने की बात है, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये जो स्ट्रिप हम निकाल रहे हैं एफ आई इंटू डी एक्स, इसमें एक कमी क्या रह रहा है, उसका अपाई इंटीग्रेशन करता है। उस कमी को पहले समझ लो। ये जो पोर्शन दिख रहा है हमें, ये एक ट्रायंगल रीजन यहाँ पे दिख रहा होगा। आपने तो निकाला एरिया किसका, एक स्ट्रिप का निकाला ना, लेंथ इंटू ब्रेथ करके। तो उस लेंथ इंटू ब्रेथ में ये जो पोर्शन में ग्रीन करके दिखाया हूँ, ये काउंट नहीं हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे फोर्स वेरी कर रहा है छोटे से, लेकिन हम इतना छोटा dx ले रहे हैं, इस फोर्स के वेरिएशन को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ आप लोग जानते होंगे कि हम एरिया को जब कई सारे टर्म्स को ऐड कर रहे होते हैं तो मैथमेटिक्स में यूज करते हैं समेशन। क्या यूज करते हैं हम लोग, समेशन। तो जो हम समेशन की बात अभी कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं। अब देखो, ए से लेके बी तक के बीच में कई सारे dx हो सकते हैं, 1 2 3 4 nth dx तक हो सकता है। तो जो टर्म समेशन का यूज हम लोग करते हैं, आप स्टैटिक्स में पढ़े होंगे समेशन को, तो वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू टोटल एरिया अंडर द कर्व। ये जो हमें ग्राफ दिख रहा है, इसके अंदर टोटल एरिया कैसे निकाल सकते हैं, तो समेशन ऑफ एफ आई डी एक्स। एफ आई का मतलब इस स्ट्रिप का जो करस्पॉन्डिंग फोर्स है, तो एफ आई इंटू डी एक्स। ऐसे कई सारे स्ट्रिप्स होंगे, तो सारे स्ट्रिप्स हमें ऐड करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आई इक्वल टू 1 से लेके 1 यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, और nth बी पे होगा, तो 1 से लेके n तक के सारे टर्म्स को ऐड कर देंगे हम लोग, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया। ये कहलाता है आपका समेशन प्रोसेस। लेकिन इसमें समेशन का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यू में दे रखा होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर स्ट्रिप्स में एक थोड़ा छोटा सा एरर यहाँ पे आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स वेरी कर रहा है। तो वेरिएबल नेचर को जब हम ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे ये प्रोसेस शूट नहीं करता है। यहाँ ये प्रोसेस, समेशन का प्रोसेस सही नहीं होता है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। अब इसमें एक बात और काफ़ी खास बात है, जो मैं जब हम समेशन की बात कर रहे होते हैं, तब यहाँ पे देखोगे कि हमें यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक सारे टर्म्स को हमें ऐड करना होगा। अब यहाँ पे एक चीज देखो, मैथमेटिकली हम क्या देख रहे हैं, टेकिंग द लिमिट ऑफ सम एज n टेंड्स टू बी इन्फिनिटी। ये जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स आ रहे हैं a से लेके b तक में 1 2 3 4 कई सारे, अगर छोटे स्टेप्स मिलेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स की वैल्यू जिसको हम n मान रहे हैं, कैपिटल N, ये कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। उस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, टेकिंग द लिमिट ऑफ सम एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी वी गेट। क्या मिलेगा हमें, हमने यहाँ पे क्या मान लिया, लिमिट n टेंड्स टू बी इन्फिनिटी। उस कंडीशन में ये जो समेशन का प्रोसेस है वही रिप्रेजेंट की जाती है किसके फॉर्म में, इंटीग्रेशन के फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स। किसी खास x के लिए जो वैल्यू होगा f को हम यहाँ पे लेंगे। इट मीन्स यहाँ पे f जो है वह x का फंक्शन है, ये याद रखना होगा। dx जो लिखते हैं इसका मतलब यही होता है कि आप जिस चीज़ को इंटीग्रेट कर रहे हो वो उसका फंक्शन है। अगर हम f को यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं और यहाँ dx है, इसका मतलब ये हुआ कि f यहाँ पे x का फंक्शन है। ये आपको याद समझना पड़ेगा। दूसरी चीज़, हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें a से b तक के पोर्शन को ही ऐड करना है। हमने क्या किया, यहाँ पे
कहाँ से कहाँ तक को ऐड करना है, अगर ये लिमिट पता है हमें, कहाँ से लोअर लिमिट कहाँ तक अपर लिमिट, अगर ये लिमिट पता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो हम यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से समेशन को हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये मैथमेटिकली फैक्ट है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो हम आपको ये बताने का कोशिश अभी तक किए हैं कि किस तरीके से एडिशन के प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया, जहाँ कई सारे छोटे छोटे पार्ट को हमें ऐड करना हो, इनफाइनाइट पार्ट को ऐड करना है, वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। मोटा मोटी बात हमने अभी तक यहाँ पे ये समझा। अब हम देखेंगे इसके कुछ रूल्स फिजिक्स में कहाँ पे काम करते हैं और ये कैसे इसका फॉर्मूला होता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कैसे यूज कर रहे हैं इंटीग्रेशन को फिजिक्स में। आप लोगों ने काफ़ी फेमस चीज़ देखे होंगे डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, कि हम लोग जानते हैं v = dx/dt। क्या मतलब होता था कि किसी इंस्टेंट पे अगर हमें वेलोसिटी निकालना है तो हम क्या करते थे, टाइम डिपेंडेंट पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, तो हमें क्या मिलता था, वेलोसिटी v = dx/dt। वैसे ही आपने देखा था a = dv/dt। अब देखो v = dx/dt अगर है तो क्या इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx = vdt लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या था, x हमारा था फंक्शन और v क्या था हमारा डेरिवेटिव्स, मतलब हमने x को डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिल गया था, वेलोसिटी। अब आपने पीछे पढ़ा था अभी कि डेरिवेटिव्स को अगर इंटीग्रेट करो तो हमें क्या मिलेगा, फंक्शन। फंक्शन को डिफरेंशिएट किए तो क्या मिला हमें, डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स को इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा, फंक्शन। यहाँ पे क्या है, v डेरिवेटिव्स है। तो जब v dt को आप यहाँ पे देखो, जब v dt को आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो हमें क्या मिल जाएगा, x। x मीन्स ये वाला x, जिसको हम क्या बोलते थे, फंक्शन। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है तो उसको जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो हमें क्या मिलता है, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, आप उसको कुछ भी कह सकते हो। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, जैसे हम जान रहे हैं कि a = dv/dt, मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ वेलोसिटी विद डिफरेंशिएशन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम t गिव्स एक्सेलरेशन। तो अगर हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले हम लोग तो क्या मिलेगा हमें, dv = adt। अब dv = adt, तो यहाँ पे फिर क्या देख रहे हो कि v था आपका फंक्शन और a था आपका डेरिवेटिव्स। जब आप a को dt के साथ इंटीग्रेट करते हैं क्या मिलेगा, dv की इंटीग्रेशन। हम आगे देखेंगे कि dv का इंटीग्रेशन v - u होता है, कैसे होता है उसको हम आगे पढ़ लेंगे। हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अगर हमें वेलोसिटी निकालना है, तो क्या करना पड़ता है, एक्सेलरेशन जब टाइम का फंक्शन हो तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी। और इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन, खास करके आप लोग पढ़े होंगे काइनेमेटिक्स में मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो जहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वहाँ तो सिंपल फॉर्मूला यूज कर लेते हो इक्वेशन ऑफ मोशन वाले, v = d + at, s = ut + ½ at² वगैरह वगैरह। लेकिन जहाँ पे एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाएगा वहाँ पे बड़ा मुश्किल होता था, तो बच्चे वहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन को यूज़ करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। हम इसके अभी एग्जांपल को भी देखेंगे। इससे पहले हमें देखना है कि इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो ये जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, तो सबसे बेसिक चीज़ पहले जानते हैं हम लोग। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक क्या है वो देखो। अगर हमें dx को इंटीग्रेट किया, कई सारे छोटे छोटे dx को हमने ऐड किया तो हमें क्या मिल जाएगा, बड़ा सा x मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx गिव्स x + c। ऐसे यहाँ पे dt, अगर मान लो कोई बड़ा सा टाइम पीरियड है, उसको हमने छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड किया तो हमें क्या मिल जाएगा, dt मिल जाएगा। और अगर सारे dt को आप क्या करके इंटीग्रेट कर दिए तो हमें क्या मिलना चाहिए, टोटल टाइम मिलना चाहिए। तो वहाँ पे यहाँ देखें हम लोग dt का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा हमें, t + c। + c क्यों कर रहा हूँ अभी समझा देता हूँ, बहुत ईजी चीज़ है ये। वैसे ही dv, मान लो कि एक बड़ा सा वेलोसिटी है, अगर उसको हम धीरे धीरे छोटा करते कई सारे पार्ट में डिवाइड कर छोटे वेलोसिटी dv के फॉर्म में। अब सारे dv को जब ऐड करोगे, इंटीग्रेशन मीन्स व्हाट, एडिशन, सारे को जब ऐड करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरी वेलोसिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे dv को हम कर रहे हैं तो हमें v + c मिल रहा है। अब ये +c में बार क्यों लिख रहा हूँ, अभी मैं बताया था आपको इंटीग्रेशन दो तरह का होता है। अगर हमें लिमिट पता हो कि कहाँ से कहाँ तक के x को ऐड करना है, कहाँ से कहाँ तक के dx को ऐड करना है, या कहाँ से कहाँ तक के dt को ऐड करना है, जब लिमिट पता हो, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखो कोई लिमिट नहीं लिया गया, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लिया गया, कोई यहाँ लिमिट नहीं लिया गया।
अगर लिमिट नहीं लिया जा रहा है तो इसको बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला में हमें + लगानी पड़ती है। इसका और भी यूजेस हैं, और इसका यूज हम देखेंगे जब आप डिटेल्स मैथमेटिक्स देखो वहाँ पे देखेंगे। तो अभी हम फिर अच्छा यहाँ एक बात और बता देता हूँ, अगर लिमिट लगा देते हैं, सपोज करो यहाँ मैं अब लिमिट की बात कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे हमने dx को इंटीग्रेट करना है, लिमिट हम यहाँ ये x है ना, x के फॉर्म में लिमिट लेना पड़ता है, x1 यहाँ ले लो और x2 यहाँ ले लो। अब लिमिट लग गया, तो अब यहाँ पे c यूज नहीं होगा। अब क्या होगा, इसको ऐसे लिखेंगे, dx का x हो जाता है इंटीग्रेशन, यहाँ पे x1 और x2 ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट हो जाएगा, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट। अब आगे जब इसको यूज कर रहे होते हैं, तो जब हम लिमिट को यूज कर रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं कि इस x की जगह पे एक बार लिखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ध्यान से सुनना, ये जो x है ये आपका वेरिएबल चीज है, यहाँ पे एक बार क्या पुट करोगे, अपर लिमिट की वैल्यू, अपर लिमिट माइनस फिर यहाँ पे लोअर लिमिट। ये आपका फंडामेंटल रूल हो जाएगा। जहाँ कहीं भी हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहे होंगे वहाँ पे इस रूल को फॉलो करेंगे। इसी तरीके से मान लो dt को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, t1 से t2 तक, t1 से t2 तक। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, dt का इंटीग्रेशन t होता है वो लिख दिया, लिमिट t1 और t2 लिख दिया। फिर जब लिमिट को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, t2 माइनस t1। तो इस तरीके से लिमिट की बात कर रहे होते हैं। अब एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखें आप लोग, काफ़ी ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की बात हम लोग करने जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और काफ़ी जो यूज़ करने वाला फॉर्मूला हमारे पास आने वाला है वो देखो, x पावर n dx। अगर हमें x पावर n dx को इंटीग्रेट करना है तो डिफरेंस का ठीक उल्टा यहाँ पे फॉर्मूला में भी देखते हैं। कैसे देखते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे x का पावर n है, और ये जो n है यहाँ पे n की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। -1 को छोड़ के बाकी कुछ भी हो, ये फॉर्मूला काबिल एप्लीकेबल है। अगर -1 यहाँ पे दिया हूँ तो क्या होगा वो बताने वाला हूँ। अगर ये x पावर n को हमें डिफरेंशिएट करनी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना इसको। तो यहाँ पे क्या करते हैं, x का पावर n में +1 करते हैं और उसी से फिर डिवाइड करते हैं। और अगर लिमिट यहाँ होती तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे c लिख देंगे। अगर लिमिट नहीं है तो यहाँ पे +c कर देंगे। और अगर बाई चांस लिमिट होता, मान लो यहाँ पे लिमिट होता कि हमें x पावर n को इंटीग्रेट करना है x1 से लेके x2 तक, क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे x का पावर n+1 अपॉन में n+1 पावर, ये लिमिट यहाँ पे x1 से x2। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये जो x आपका है ये x वेरिएबल है, तो यहाँ पे आप एक बार x2 लिखते हैं, पावर वही n+1 अपॉन में n+1 माइनस x1 का पावर n+1 अपॉन में n+1। अब जो भी वैल्यू होता है वैल्यू पुट करके हम निकाल देते, इसको सॉल्व कर लेते। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फिजिक्स में यूज होने वाला इंटीग्रेशन का, जो आपको डेफिनेटली याद रखनी चाहिए हर हाल में। अगर मान लो यहाँ पे c x पावर n dx है, अब यहाँ पे c क्या है, c कांस्टेंट है। इस कंडीशन में पहला काम क्या होता है, हम कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं और फिर यहाँ पे x पावर n को इंटीग्रेट करेंगे dx के रेस्पेक्ट में, और फिर क्या मिलेगा हमें c, और यहाँ पे मिलेगा x का पावर n+1 अपॉन में n+1। तो ये हम इस तरीके से देख रहे हैं फॉर्मूला। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे, अगर x की पावर -1 हो तब क्या करेंगे। अगर x पावर -1 हो तब यहाँ पे एक अलग फॉर्मूला यूज करते हैं, और यहाँ हम लॉग की बात करते हैं, ln की बात करते हैं। ln आप लोग सुने होंगे, जिसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। यहाँ पे हम बात क्या करते हैं, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n, तो ये हो जाता है हमारा ln x + c। अब ये ln थोड़ा सा चीज जान लो, ln जब कहीं लिखा जाता है इसका मतलब होता है लॉग ऑफ बेस स्मॉल e, और यहाँ e क्या है, एक्सपोनेंशियल है। और जहाँ कहीं लॉग लिखा जाता है उसका मतलब होता है लॉग ऑफ बेस 10, लॉग ऑफ बेस 10। तो ln और लॉग की कहानी हम फिर कभी करेंगे, वो एक अलग वीडियो उसका होगा। लेकिन इंटीग्रेशन में ln हमें आता है रिजल्ट के रूप में, कब, जब x का पावर -1 हो तब। जब कहीं पावर -1 हो उस कंडीशन में, या अच्छा इसका यूज ऐसा क्यों होता है थोड़ा ये भी समझ लो, लॉजिक लगाओ यहाँ पे। अगर x का पावर यहाँ -1 है और ये कंडीशन हम ये फॉर्मूला यहाँ यूज कर रहे होते तो हमें क्या लिखना पड़ता है, x पावर -1 + 1 अपॉन में -1 + 1। अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x का पावर 0 अपॉन में 0।
अब x की पावर 0 तो आ रहा है समझ में कि 1 हो जाएगा, लेकिन समथिंग अपॉन 0 मैथमेटिक्स में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है। समथिंग अपॉन 0 का हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं है। हम क्या यूज़ करते हैं, ln की बात कर रहे होते हैं, तो कई जगह हम इसका यूज़ भी करेंगे। या ये सारी बातें आपको याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो है देखना है फॉर्मूला, वहाँ पे क्या है देखोगे, अगर लिखा हुआ है e पावर x dx, जहाँ e क्या होता है, e होता है एक्सपोनेंशियल। आप जब करेंगे न्यूमेरिकल तो वहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ पे e क्या होता है, e होता है एक्सपोनेंशियल। जहाँ ग्राफ एक्सपोनेंट के फॉर्म में वेरी करते हैं वहाँ की बात कर रहे होते हैं एक्सपोनेंशियल। तो अगर e का पावर x यहाँ पे है dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e पावर x, सिंपल। अगर e पावर ax यहाँ पे है dx, तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, e पावर ax तो रहेगा अपॉन में dAx/dx। अब d a यहाँ पे कॉन्स्टेंट बाहर कर लेंगे हम लोग, dx/dx 1 हो जाता है, तो क्या लिखेंगे, e पावर ax अपॉन में a। उसी तरीके से मान लो a पावर x कहीं पे है dx, तो इसका क्या होगा, a पावर x अपॉन में log e a। जहाँ log e लिखा होता है वहाँ पे हम लोग इसको कभी कभी a पावर x अपॉन में ln a भी कह सकते हैं। log e को हम लोग ln a भी कहते हैं, या फिर ध्यान रखना पड़ेगा। तो नॉर्मल जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो ये है। फिर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आपको उसका यूज़ अलग दिखाएंगे आपको। अब हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि फिजिक्स में अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो उसका यूज़, उससे पहले देखो 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं इंटीग्रेशन पे बेस्ड। अब सपोज करो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं इंटीग्रेशन का। मान लो x3 को हमें इंटीग्रेट करना है, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट देखो x3 dx, इसको इंटीग्रेट करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमें पता है यहाँ पावर 3 है, तो x का पावर 3 + 1 अपॉन में 3 + 1, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, x का पावर 4/4 हो गया। फर्स्ट सॉल्व हो गया आपका। सेकेंड, अब सेकेंड मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है x² + 1/x dx, इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे हम लोग, इसको अब क्या करो, पहले अलग अलग कर लो, इसको पहले आप अलग अलग कर लो। कैसे करोगे अलग अलग, x² dx को इंटीग्रेट करो, फिर 1/x dx को इंटीग्रेट करो। अब यहाँ पे जब x² को करोगे तो हो जाएगा हमारा x 2 + 1 अपॉन में 2 + 1 प्लस, अब 1/x को पता है, अभी हमने देखा था फॉर्मूला ln x, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, x³ + 3 ln x। हम ऐसे उसको सॉल्व कर लेंगे। अब सपोज करो यहाँ पे x 1/√x है, इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको चाहो तब लिख सकते हो x का पावर -1/2 dx। हमें इसको इंटीग्रेट करना है, x का पावर -1/2 dx, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जब इसको हमें सॉल्व करना हो, इसको ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ देखिए, जब हमें इसको सॉल्व करना है हम लिख सकते हैं यहाँ पे x का पावर -1/2 dx को इंटीग्रेट करना है, तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, x का पावर -1/2 + 1 अपॉन में -1/2 + 1। अब -1/2 + 1 क्या हो जाएगा, पता है आप लोगों को, x का पावर 1/2 अपॉन में 1/2, तो क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2x का पावर 1/2, आप इसको लिख सकते हो 2√x। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन को यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने अभी देखा उसका हमने यूज देखा है। अब यहाँ देखिए हम लोग फिजिक्स में इसका कैसे यूज करते हैं। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है, आप लोग पढ़ोगे आगे कि g(m)/x² dx, यहाँ पे g कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m कैपिटल मास है, स्मॉल m भी मास है, मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, अपॉन में x² dx। यहाँ पे जब इंटीग्रेट, अच्छा लिमिट यहाँ पे देखो, x ∞ से x r, लोअर लिमिट क्या है आपका इन्फिनिटी, और अपर लिमिट क्या है हमारा r है। बड़े ध्यान से देखना, बड़े प्यार से, फिजिक्स में कैसे इसको यूज कर रहे हैं इंटीग्रेशन को हम लोग। यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना होता है, जो कांस्टेंट है कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, इसको बाहर कर लो, कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए। कांस्टेंट अगर मल्टीपल के फॉर्म में है तो बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट अगर प्लस के फॉर्म में तो उसको बाहर नहीं करेंगे, उसको अलग से इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीपल के फॉर्म में हमने उसको बाहर कर दिया। अब यहाँ पे x⁻2 नीचे है, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो x⁻2 dx, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे लिमिट क्या हमारे पास है, इन्फिनिटी से लेके r तक। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, ये है। अब x का पावर -2 है, यहाँ लिख सकते हैं -2
+1 अपॉन में -2 +1, और लिमिट क्या लगाएंगे हम लोग, इन्फिनिटी टू r। आगे क्या करेंगे, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m। अब यहाँ पे x का पावर -2 +1 तो क्या होना चाहिए, x का पावर -1 अपॉन में -1 लिमिट इन्फिनिटी टू r। आप इसको चाहो तो लिख सकते हो, इस माइनस को बाहर ले आओ तो यहाँ पे जो होगा माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, और ये जो x पावर -1 है इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 1/x का लिमिट यहाँ पे इन्फिनिटी टू r। आप लोगों को मैं बता रखा हूँ कि हम लिमिट का यूज़ कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये जो यहाँ पे x हम ले रहे हैं, एक x वेरिएबल है यहाँ पे, तो यहाँ एक बार r लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी लिखेंगे। देखिए माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एक बार 1/r अपर लिमिट माइनस 1/इन्फिनिटी लोअर लिमिट। अब आपको पता है 1/इन्फिनिटी 0 हो जाती है, तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे कि माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, और ये r लिया इधर तो ये हो जाएगा। अब ये जो एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखा हम लोगों ने, हम आगे पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये है, इसको हम लोग जनरली U से रिप्रेजेंट करते हैं, U कैपिटल U। यहाँ से U पहले हमारे पास क्या आएगा, -gmm/r। तो इस तरीके से हमने देखा कि फिजिक्स में हमने कैसे इसको यूज किया। ऐसे जब आप काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं बाय कैलकुलस मेथड, वहाँ पे हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का। तो बहुत सारे यूज यहाँ पे है। अब हम देखते हैं एक सेकेंड फॉर्मूला यहाँ पे फिजिक्स का। अब यहाँ पे है mv/dv, m यहाँ मास है, v यहाँ पे वेलोसिटी है, और हमें इसको इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, u से v तक। देखो यहाँ dv है, वेलोसिटी है, तो ये आपको जो लिमिट होना चाहिए वो वेलोसिटी के फॉर्म में ही होना चाहिए। आपकी लिमिट भी यहाँ पे वेलोसिटी के फॉर्म में ही होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे u से v ले लिया इसका लिमिट। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो वेरीज, यहाँ पे पता है आपको कि मास कांस्टेंट, मास को बाहर कर लिया हमने, यहाँ पे v dv बचेगा, और इसकी लिमिट क्या करेंगे, u से v तक करेंगे। आप क्या फिर कर सकते हो, m यहाँ पे है, और ये जो v है पावर 1 यहाँ पे है, कुछ नहीं मतलब 1, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे v का पावर 1+1 अपॉन में 1+1, और इसकी लिमिट u से v कर लेंगे हम लोग। फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, m तो है ही, अब ये हो जाएगा आपका v का पावर 2 अपॉन में 2, और यहाँ पे लिमिट u से v। आप इस 2 को बाहर कर लो, ये हो जाएगा हाफ m, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो v² माइनस u²। इफ u = 0 हो जाएगा तब क्या हो जाएगा ये चीज़, तब ये हो जाएगा हमारे पास हाफ m, और ये हो जाएगा v²। आप लोग याद होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ v², तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी को इस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं, देखेंगे आगे अगले चैप्टर में देखेंगे इसको हम लोग। और ये जो चीज़ होता है इसको हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, ये भी हम आगे देखेंगे, वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो डियर स्टूडेंट, बस आज हम लोग इतना ही बात करेंगे। आई होप जिस बच्चे ने अंत तक ये वीडियो देखा होगा उसको पूरी इंटीग्रेशन की फिजिक्स की समझ में आ गई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक ज़रूर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।